हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है परमाणु द्रव्यमान के विषय में बताया है कि परमाणु द्रव्यमान आप कैसे पता करें परमाणुओं का। और आपने जो है आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को लिखाया है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, 1 से लेकर 20 तक मैंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखाए हैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में। और उसके अलावा मैंने कुछ विशेष परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को लिखाया है, जैसे मैंगनीज हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एजी हुआ, ठीक है, लेड का, मरकरी का, इन सब विशेष प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन का भी रख सकते हैं, आयोडीन का भी चाहे तो आप लिख लीजिएगा। जो आयोडीन होता है उसका द्रव्यमान होता है 127 होता है। एक होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता है 80। ये ध्यान दें, ये इस प्रकार के विशेष परमाणु हैं जिनके द्रव्यमानों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और मैंने कल आपको जो है इन सब अणुओं या यौगिकों कह दे, इन सब अणुओं या यौगिकों के आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए दिया था घर पे कि निकाल के आइएगा। ऊपर देखो, आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए मैंने आपको दिया था, ठीक है। इसमें क्या दिया है? HNO3 दिया है आपको, HNO3। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो HNO3 में जो H का द्रव्यमान होता है 1 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 है 48 हो जाएगा। तो पूरा जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 63 U। थोड़ा आप ध्यान से निकाल के 1-2 का रट लो, जैसे HNO3 का रट लो या सीधा निकाल लो तुरंत ना, अपने आप को एकदम फास्ट बनाइए। आप दिया जाए तुरंत निकालो, HNO3 का 63 आएगा। मैं इसकी बात करूं तो ध्यान दें, इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे M से दिखाते हैं, M तो H का 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौका क्या हो जाएगा? 64। जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 98 U। ये आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है U। इसकी बात करें, ध्यान दें, इसकी बात किया जाए तो इसके लिए क्या होगा? 3 ऐसे निकाल लेंगे आप, 3 होगा प्लस फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौका 64। कितना निकालेंगे आप? 82 नहीं आएगा, 60 30 90 साफ साफ हो जा रहा है। कितना होगा? 98 इसका भी आएगा। अच्छा, इसकी बात किया जाए, ध्यान दो आप, मैं अगर इसकी बात करूं, इस प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ध्यान दें आप ना, एक होता है PO4, ऐसा होता है PO4 पे ट्रिपल माइनस होता है, फास्फेट आयन है। एक है SO4 डबल माइनस। ध्यान दें आप, जो आयन नहीं होते, जैसे आप जो आयन दिए जाते हैं, अगर आपको उनका द्रव्यमान निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये देखिएगा कि वो आयन एक परमाणु वाले हैं, एक परमाणु का आयन है कि बहुपरमाणु का आयन। बहुपरमाणु का आयन का मतलब जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक। तो ये आयन है, लेकिन कौन से आयन है? बहुपरमाणु आयन है, क्योंकि यहाँ परमाणुओं की संख्या देखिए 5 है, यहाँ परमाणुओं की संख्या 5। बस ये जान लीजिए आप कि अगर बहुपरमाणु आयन है तो उसके लिए निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? हाँ, परमाणुओं की संख्या अगर 1 से अधिक होती है तो आप वहां क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। यहाँ भी आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे और यहाँ भी क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। इसके लिए मैं नोट अभी लिखाऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो आवेश आता है ना, जैसे प्लस आ जाए माइनस आ जाए, उसका द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेशों का एक मैं ये भी नोट लिखाऊंगा आपको
कि आवेशों का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्लस या माइनस आया तो द्रव्यमान जैसे आप निकाल रहे थे वैसे ही निकालिएगा। जैसे इसका द्रव्यमान निकालना हो ना तो प्लस माइनस रहने दो, आप केवल फास्फोरस का देखो 31 होता है और ऑक्सीजन का 16 चौका 64। फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 चौका 64। कितना निकालेंगे आप? 31 प्लस 64 95 आएगा क्या? 95 U। आप बस रट लें आप कि आवेशों से द्रव्यमान पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अगर इसकी बात कर लूं तो यहाँ क्या सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौका 64। 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 96 U। अगर आप ऐसे कुछ का रट लो, जैसे मान लो आप SO4 का रट लें, PO4 का रट लें, तो जानते हैं उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है, जैसे आप ये चाहो तो बहुत जल्दी लगा लो, इसका 96 प्लस 2 98, इसका 95 प्लस 3 कितना हो जाएगा? PO4 का 95 होता है। और उससे भी ज्यादा फायदा तब होता है जब ये ट्वाइस में हो। जैसे मान लीजिए अगर आपका ऐसा दिया होता, यहाँ आएगा, देखो यहाँ दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए ऐसा होता CA3PO4 का होल ट्वाइस, नॉर्मली PO4 है तो आप उसका द्रव्यमान ऐसे निकाल लोगे, लेकिन जब ट्वाइस वगैरह में आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप क्या करेंगे, 2 से गुणा P में करो, 2P होगा, फिर 4O। देखो इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे निकालेंगे। आप लिख दो 3 कैल्शियम, लिखो 3 कैल्शियम प्लस 2 फास्फोरस प्लस 8 ऑक्सीजन, सबका द्रव्यमान लिख दो, ऐसे लगाओ बारी बारी से। या एक तरीका ये है, एक तरीका यही है कि 3 कैल्शियम में क्या करेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, 120 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू PO4 का कितना आप ही निकाला आपने, थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐसे में थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ऐसे फास्ट हो जाएगा काम। अगर आप PO4 का SO4 का द्रव्यमान रट लेते हैं, रट क्या निकालो वही साथ में, क्या दिक्कत है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, 96, और जितना ट्वाइस हो इसे गुणा कर लो अपना। ट्वाइस हो 2 से गुणा करें, ट्वाइस हो 3 से गुणा करो, ऐसा हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 95 होगा, ये 120 प्लस 95 और इसमें 2 से गुणा कितना होगा, 190 आएगा। कितना आएगा? 190। कितना आएगा आपका? 310 U। तो ये वही है, जब कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे प्राइस वगैरह में तो यहाँ आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे इसका निकालना हो एक तरीके से निकालो कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फर प्लस 4 12 ऑक्सीजन, ऐसा निकालो। वैसा बारी बारी सबका निकालो। या तरीका क्या है कि आप लिख लो एल्यूमिनियम का क्या 2 54 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 27 होता है भाई, 2 है तो 54 हो जाएगा। और SO4 का 96 है और इसमें 3 से गुणा कर लिया, क्या होगा भाई 54, और वो कितना होगा 18, 27 से 28, ये कितना आएगा और कितना रहा 342 U, 342 U। अच्छा इसकी बात की जाए, इसका निकालो, देखो EN का निकालो। EN का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2, ऐसे बारी बारी से निकाल लो। EN का 14 होता है, हाइड्रोजन 2 है 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, EN का फिर 14, H का फिर 2 है तो 2 हो जाएगा। पूरा जोड़िए, बातें ना ये पूरा जोड़ेंगे, जानते कितना आएगा 12 14 26 और 2 28 आएगा। कितना आएगा 28, और ये कितना आएगा पता है 32 आएगा। ये कितना आएगा 32, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 60। आप रट लो ऐसे ही कि यूरिया का अनुभार कितना हो, ये यूरिया है आपका ना, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है। मैं इसकी बात करूं, कार्बन का 12, H का 3, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 32 कर लो, 16 16 सीधा साथ में कर लो या अलग अलग कर लो,
16 प्लस 16 प्लस 1 कितना निकालेंगे? हाँ निकाल लीजिएगा, 60 आएगा इसमें। कितना आएगा? 60। उसका निकालें आप, इधर लिख दो HCOOH। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 क्या निकालेंगे आप? 46 आ रहा है और 16 दूना 32। ठीक है, 46 EU। उसकी बात करें, कार्बन का 12, 12 3 15, 15 1 16 ना, 16 हाँ 32 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ध्यान से। कार्बन का 12 होता है, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ रहा है? 46 आएगा। ध्यान से देखने पहले यार, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। 12 4 16 32 आ रहा है, 32। ऐसा बता रहे हो आप लोग? इसका वाला 46 बता रहे थे क्या आप? इसका वाला 46। अच्छा देखो यहाँ से इसका क्या होगा? 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा? हाँ जोड़ लीजिए, 46 आएगा। अच्छा मैं इसकी बात करूं, जब गुणा में आ जाए, तो जब गुणा में आ जाए ना, उसको सॉल्व करने के लिए जो इंटू का चिन्ह उसको प्लस कर लिया जाए। जो यहाँ इंटू गुणा का चिन्ह है ना, उसको प्लस कर लिया। आप यहाँ देखो, इसको ऐसा करें Na2CO3 प्लस 10H2। ध्यान दें आप, अगर संख्या से गुणा है, जैसे मान लो ये 10 संख्या है, उससे गुणा हुआ है, अगर संख्या से गुणा हुआ है तो उसको गुणा मानिएगा। जैसे अगर ये नीचे ना, नीचे संख्या लिखी है उसको भी गुणा में लाना है, या सामने संख्या लिखी गई है उसको भी क्या करना है? गुणा करना है। नीचे संख्या होगी उससे भी गुणा करना है, और सामने संख्या है उससे भी क्या करना है? गुणा। लेकिन अगर से अलग से इंटू का चिन्ह, ये इंटू का चिन्ह, तो वहां सॉल्व करने के लिए आप इंटू को क्या कर दोगे? बस। अलग से होगा तो प्लस कर देंगे। अगर संख्या है, पहले संख्या लिखी हो चाहे नीचे संख्या, प्रतीक के नीचे संख्या लिखी गई हो, आप क्या करेंगे? उससे गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखो, या इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर लो। H2O का 18 होता है ना भाई, 16 प्लस 2, हाँ ऐसा कर लेंगे दोस्त गुणा अपना। देखो जी ध्यान से, इसका क्या होगा? 23 दूना 46 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, 16 3 48 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें 10 इंटू 18, इसको सॉल्व करें, जानते कितना आएगा? 106। 48 12 60 आएगा, और 60 और 46 106 हो जाएगा। 106 और कितना है वो? 180। 286 क्या लिखेंगे? यू लिखिए फटाफट, लिखिए। फिर और कुछ दे रहा हूं क्वेश्चन में, हो गया क्या कर से रहा हो? 10 मिनट। आपको मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, कुछ अणु दे रहा हूं जिनके आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, देखता हूं कितना सही कर पाते हैं आप। हाँ ये इसका निकालिए। आप इसका निकालो, Al2CO3 और O थ्राइस। अगला है NaH4A, आवाज जिन कर दो, इसका निकालिए। और आपका एक है K4FeCN6, बोलेंगे ये क्या है? ये थोड़ा सा
निकाल के दिखाइए, नहीं है आपके में। और एक है K3FeCN6। अगला है CuSO4 इंटू 5H2। और अगला एक देखता हूँ मैं, अगला एक आपको देखता हूँ क्या दूंगा मैं। एक यहाँ बढ़ा देता हूँ 7। आप निकाले K2SO4 KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। इसका निकालिए K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। इतना निकालिए बस। उसके बाद नोट वगैरह लिखा दो, जो मैंने बताया था नोट लिखवाऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए ध्यान से, देखो ये आप ब्रैकेट से मत, वो ब्रैकेट मत देखो, सही, ठीक है। आपको दिया क्या है, एल्यूमिनियम 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे आप, 54 लिखेंगे आप, प्लस CO3 जो होता है कार्बोनेट, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, और इसका जोड़ लीजिए आप, कितना आएगा पता है। इस पे 2 माइनस भी होता है, तो माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन CO3 का नाम है कार्बोनेट आयन, और इसका द्रव्यमान होता है क्या, 12 प्लस 48 क्या होगा, 60। और इसके लिए क्या निकालेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है CO3 डबल माइनस, पूछेगा इसके लिए क्या निकालेंगे आप, तो निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। अगर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो 54 फिर 60, 3 इंटू 60, ये शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप, 54 प्लस 180 कितना आ रहा है, 234 यू। इसकी बात किया जाए तो आप पहले जोड़ लो, इसका पहले यहाँ जोड़ लिया करो, यन का 14 4 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, हाँ, तो यम निकालेंगे आप, 2 इंटू 18 प्लस कार्बोनेट का कितना होता है, पूरा जोड़ लो, चाहे तो 60 कर लो, तो 36 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 96 यू। अच्छा, उसकी बात करें आप कैसे निकालेंगे पता है, आप ऐसे निकालो, देखो तरीका बता रहा हूं, पहले इसको तोड़ो छोटे पार्ट में, आप इसको छोटे छोटे भाग में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे आप, 4 पोटेशियम लिखो, प्लस Fe लिखो, प्लस 6 Cn लिखो, 6 Cn, कार्बन नाइट्रोजन साथ में, या 6 कार्बन प्लस 6 नाइट्रोजन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, पोटेशियम क्या होगा, 39 होता है, प्लस आयरन का 56, प्लस कार्बन नाइट्रोजन 14 12 कितना हो जाएगा, 26, 14 12 कितना होगा, 26, और उसमें 6 से गुणा करें आप, साल करो, देखो कितना आता है। हाँ नहीं, इतना कम थोड़े आएगा, 368 इसका, ठीक है ना, 368 यू। मैं इसकी बात करूं तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 39 कर ले रहा हूं, प्लस 56 प्लस 6 इंटू 26, उसमें से 39 कम कर दो, बस वही आएगा, उसमें से 39 कम कर दो, 329 29 यू।
इसकी बात करें आप, देखो इसका क्या होगा, कापर का होता है 63.5, 63.5 प्लस SO4 का सीधा लिखो 96 प्लस 5 इंटू 18, इधर जोड़ लो पूरा 90, 18 25 90 होगा, 90 और 96, 90 और 96 कितना होगा, हाँ 186, और जोड़ो कितना आ रहा है 249.5 U। उसकी बात करें आप, KCl MgCl2 प्लस 6H2O, इसको पहले ब्रेक कर ले, अलग अलग पार्ट कर लो इसका, KCl अलग प्लस MgCl2 ये अलग प्लस 6H2O ये भी अलग। इसका निकालने चाहे तो आप आराम से निकालो। क्या लिखेंगे आप, पोटेशियम को 39 प्लस 35.5, 35.5, इसका 24 प्लस कितना लिखेंगे 71, 35.5 में जब 2 से गुणा करेंगे क्या हुआ बता दीजिए आप लोग, यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 35.5 प्लस 6 इंटू 18, तो पूरा लिखिए, जोड़िए कितना आ रहा है 39 प्लस, दिक्कत है क्या कहीं, 39 प्लस 35.5 प्लस 24 प्लस 71 लिखेंगे प्लस 108, पूरा जोड़िए, देखिए कितना आता है, जोड़िए सही से। इसके बाद इसका देखेंगे आप क्या करेंगे, m बराबर K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, क्या लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे 78 प्लस 96 प्लस 54 प्लस ये कितना आएगा 288, ये भाई 96 में 3 से 288 आएगा, आराम से कर लेंगे। इसके बाद 24 इंटू 18, पूरा जोड़िएगा, अच्छा पूरा जोड़िए कितना आ रहा है, ये 432 आएगा और कितना जोड़िए कितना आ रहा है 150 आएगा, अरे यार 96 150 150 और ये जोड़ो, पहले इसको जोड़ लो, 150 में 288 जोड़ेंगे, 150 288, 8 आ रहा है, 8 + 13 3 1 4, इसके बाद इसी में 78 जोड़ लो, 16 11 516, इधर पूरा 516 आ रहा है। उसके बाद उधर क्या आएगा 24 इंटू 18 कितना है 432, 432 जोड़िए कितना आएगा, हाँ 948, 48 अरे 6 2 8 होगा, कितना आएगा 4 आएगा 5 4 9, 948 U। उसका कितना बताया नहीं आपने, 277.5 U, कितना लिखे बस, ठीक है। इसके बाद नोट वगैरह लिखाऊंगा, अच्छा लिखे तब लिखे तो बताओ। अब आपको नोट लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा औसत परमाणु द्रव्यमान, जान सुना होगा आपने, पढ़ा होगा कक्षा 9 में था, हाँ औसत परमाणु द्रव्यमान मैंने पढ़ाया था कक्षा 9 में, फिर आपने जहां पढ़ा हो। देखिए यहां तक टॉपिक मैंने 9 में पूरा पढ़ाया था, जहां तक पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा, ध्यान दें आप, पहले नोट लिखा के तब पढ़ाऊं औसत परमाणु द्रव्यमान।
नोट में क्या है देखो, नोट फर्स्ट या नोट कह लो, क्या है कि इसमें पढ़ेंगे आप आयनों के द्रव्यमान के बारे में, आयनों के द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। तो यहां क्या पढ़ेंगे आप, एक परमाणु परमाणु आयन के लिए, एक परमाणु आयन के लिए परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान की गणना, एक परमाणु आयन के लिए परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं। ये बात ना हो यार आपके बीच। जबकि बहुपरमाणु आयन के लिए, बहुपरमाणु आयन के लिए क्या निकालेंगे आप, जब परमाणुओं की संख्या एक से ज्यादा होगी तो आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। आप ये जान लीजिए, यौगिक के लिए क्या निकालते हैं पता है, जो यौगिक नहीं होता, जैसे आपका H2O यौगिक है, CO2 यौगिक है, तो यौगिकों के लिए क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। क्यों, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर कभी भी परमाणुओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक होती है, तो वहां क्या निकालना है आपको, आणविक द्रव्यमान। बस आप इतना फंडा जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होने पर आणविक द्रव्यमान निकाला जाएगा, चाहे वो अणु हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो आयन ही क्यों ना हो, आयन ही प्लस माइनस ही क्यों ना आया हो, ठीक है। अगर परमाणु की संख्या एक से ज्यादा है तो वहां क्या निकालेंगे आप, आणविक द्रव्यमान। और मैंने ये भी बताया आपको ना कि आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी लिखवा के कुछ एग्जांपल्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, आयन वाला, ठीक है। क्या है, एक परमाणु आयन के लिए परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं, जबकि बहुपरमाणु आयन के लिए आणविक द्रव्यमान की, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। अगला नोट देखें आप, मैं लिखा रहा हूं कि आवेशों का द्रव्यमान पर, आवेशों का द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात द्रव्यमान आवेशों से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। अब आप इसको समझे, पहले समझ लो। जैसे मान लीजिए, अगर कोई एक, ध्यान दे पहले आप, ये रट लो कि भाई आवेश आएगा तो द्रव्यमान वही रहेगा, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। जैसे आपने क्या पढ़ा है बता दूं मैं आपको, जैसे आपने पढ़ा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम एक परमाणु है, उसके लिए निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान 23 U होता है, यही होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U होता है। अगर
वही Na से Na प्लस बन जाए, तो आपको पूछा जाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि Na प्लस का द्रव्यमान क्या हो। Na का 23 रटा है आपने कि 23U, अगर Na प्लस का पूछेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगा तो आप रट लें कि Na का भी 23 रहेगा U, और Na प्लस का भी क्या रहेगा, 23U ही रहेगा। ऑक्सीजन का 16U होता है, और O डबल माइनस का भी क्या रहेगा, 16U। नाइट्रोजन का 14U होता है, और N ट्रिपल माइनस का भी क्या रहेगा, 14। यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिखा रहा हूं मैं नीचे, लिखो फटाफट। Na व Na प्लस का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, 23U। Mg व Mg डबल प्लस का परमाणु द्रव्यमान, का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे, 24U। Al व Al ट्रिपल प्लस का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27U। आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं, K व K प्लस का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 39U, 39U। Ca व Ca डबल प्लस का परमाणु द्रव्यमान 40U। अच्छा, कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है कि आवेशों से द्रव्यमान प्रभावित नहीं होते, क्यों? बढ़िया प्रश्न है ना। चलिए बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। और इतना ठीक है। अब आपसे कोई बोले Cl माइनस का, तो बोल देंगे 35.5 अपना, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ आएगा ना कि नहीं आएगा, यही देखता हूँ। आपसे कोई कहे, हाँ यहाँ तक आए, जायद रहे। ध्यान दीजिए, आपको लिखा हो SO4 डबल माइनस का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या निकालेंगे इसके लिए, आणविक द्रव्यमान। निकाल लीजिए आप, कितना आएगा, PO4 ट्रिपल माइनस का, ध्यान दें आप, PO4 ट्रिपल माइनस का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। आपसे कोई कह दे CO3 डबल माइनस का आणविक द्रव्यमान, आपसे कोई कह दे NO2 माइनस का आणविक द्रव्यमान, आपसे कोई कह दे NaH4 प्लस का आणविक द्रव्यमान, और आपसे कोई कह दे H3O प्लस का आणविक द्रव्यमान। देखो, परमाणु की संख्या एक से ज्यादा रहेगी तो वहां निकालना है आणविक द्रव्यमान। और आवेश का तो मैंने बताया प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आवेश का द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ क्या निकालेंगे इसका, 32 प्लस 64 मैंने भी निकलवाया था, 96, उसका 96U, 96U, इसका 95U, इसका क्या लिखा 60U। इसका जानते क्या हुआ, NO2 माइनस है। चलो, अगर आपका NO3 माइनस आ जाए, NO3 माइनस का आणविक द्रव्यमान, देखो NO2 14 होगा और 16 दूना 32, हाँ 46U। इसका क्या होगा, 16 3 48 और 14 62 आ जाएगा।
62 यू। इसका क्या होगा? 14 4 18, 18 यू। इसकी बात करूं 16 3 19 यू। प्राय बच्चे क्या होते हैं ना, आवेशों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व करा। लिखिए फटाफट आप। इसके बाद आपका अगला हेडिंग होगा औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, अंग्रेजी है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या लिखेंगे आप? औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना, औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना समस्थानिकों के लिए देखो यहां आ रहा है कि नहीं? किया जाता है। कितना लिखे मैं समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखो, बातें ना प्रश्न दूंगा मैं घर के लिए आपको। आप ये समझ लीजिए, औसत परमाणु द्रव्यमान किसके लिए निकाला जाता है? जिनके समस्थानिक पाए जाए। आपने कुछ तत्वों के समस्थानिक पढ़े, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3। कार्बन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। सोडियम के भी समस्थानिक है, सोडियम 23 होता है, सोडियम 24 होता है, सोडियम के भी समस्थानिक है। क्लोरीन के समस्थानिक है, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है। तो कुछ प्रमुख मैं बता दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कार्बन के समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सोडियम की भी 2 समस्थानिक है, सोडियम 23 होता है, सोडियम 24 होता है द्रव्यमान के हिसाब से। और क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। और हाइड्रोजन का आपने पढ़ा है। बोरान के भी 2 समस्थानिक है, बोरान 10 होता है, बोरान 11 होता है, ठीक है। बोरान 10 होता है, बोरान 11 होता है। ध्यान दें आप। आपने लिखा क्या है? औसत परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको चर्चा करना चाहता हूं कि जो क्लोरीन, आपको पता है ना, ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं। वास्तव में क्या होता है परमाणु द्रव्यमान का मतलब? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अरे मॉडर्न में यही होता है, मैंने लिखा है कि Mp प्लस Mn, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते कैसे निकालते हैं? अगर निकालना हो आपको तो तरीका होता है, प्रोटॉन की संख्या लिख दी जाएगी पहले, इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। जैसे मान ली 10 प्रोटॉन है, आपको 10 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालना है तो संख्या पहले लिख दो और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बाद में लिख के गुणा कर लो, आपको मिल जाएगा 10 प्रोटॉन का द्रव्यमान। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 U होता है, 1 U।
लगभग 1 U होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अगर आपको 10 प्रोटॉन के द्रव्यमान निकालने तो संख्या 10 U हो जाएगा, लेकिन तरीका ये होता है कि 10 लिखेंगे फिर 1 U से गुणा करेंगे। वैसे ही यहाँ होता है, यहाँ होता है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस क्या लिखेंगे, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा आपको बता दूं, जो संख्या होती है, जैसे यहाँ जो संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में पूर्ण होता है, मतलब 1 2 3 ऐसा नहीं न्यूट्रॉन एक आधा हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, प्रोटॉन 0.2 हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या पूर्ण संख्या होती है। और इन दोनों का द्रव्यमान लगभग 1 U होता है, लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 U होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 U होता है। तो उस हिसाब से ध्यान दे, सुनो बता रहा हूं, उस हिसाब से जो आपका द्रव्यमान आना चाहिए वो भी पूर्ण आना चाहिए। नहीं समझे, फिर से सुनिए मेरी बातों का। जैसे प्रोटॉन की संख्या पूर्ण हो, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब कभी आधा नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन, आधा प्रोटॉन, आधा, ऐसा नहीं होता, वो पूर्ण होता है, 1 2 3 4 10 20 जो भी। और आपको ये भी पता है द्रव्यमान इसका 1 U होता है, इसका भी द्रव्यमान क्या होता है, 1 U। तो इस हिसाब से जब देखिए संख्या पूर्ण है, पूर्णांक है, द्रव्यमान भी पूर्णांक है, दशमलव में तो है नहीं, 1 U वो भी है। तो इस हिसाब से इन दोनों का द्रव्यमान अगर जोड़ा जाए तो भी पूर्णांक आना चाहिए। अरे यार नहीं समझ पा रहे क्या भाई, जब संख्या पूर्णांक है, द्रव्यमान पूर्णांक है, 1 U 2 U है, यहाँ भी संख्या पूर्णांक है, द्रव्यमान पूर्णांक है, तो दोनों का योग पूर्णांक आना चाहिए, दशमलव में तो नहीं आना चाहिए। फिर ये क्लोरीन का 35.5 कहाँ से आ गया, ध्यान दें आप, बढ़िया प्रश्न है ना। ये क्लोरीन का 35.5 क्यों आ गया, पूछिए किसी से, पूछ के आइएगा ये 35.5 क्यों आया। क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है भाई, ये तो पूर्णांक होना चाहिए। जो आपका वो है वो प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, उसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक है, द्रव्यमान भी पूर्णांक होता है। तो उस हिसाब से दोनों का योग तो पूर्णांक ही आएगा ना। जब ये दोनों पूर्णांक है तो योग भी पूर्णांक ही आना चाहिए। फिर ये क्लोरीन का 35.5 कैसे आ गया, वास्तव में बता रहा हूँ, वास्तव में क्लोरीन का 35 होता है और 37 होता है, पूर्णांक ही होगा, अलग अलग हो सकता है, जैसे सोडियम का 23, सोडियम का 24, कार्बन का 12, कार्बन का 13, कार्बन का 14, पूर्णांक ही आ रहा है ना, अलग अलग हो सकता है, बात अलग है। जैसे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो दशमलव में नहीं रहेगी, वो एक पूर्णांक रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पूर्णांक रहेगी, दशमलव में नहीं रहेगी। फिर ये क्लोरीन का 35.5 कहाँ से आ गया, तो जो क्लोरीन होता है, बता रहा हूँ, क्लोरीन के 2 द्रव्यमान संभव है, एक 35 होता है, एक 37 होता है, वास्तव में 2 द्रव्यमान संभव हैं। लेकिन जो क्लोरीन का 35.5 नहीं होता है, इन दोनों का औसत, औसत का मतलब दोनों को मिला के निकालते हैं, वो 35.5 आता है। तो आप जान लीजिए क्लोरीन का 35.5 क्या है, क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान, उनका द्रव्यमान का औसत और इनके द्रव्यमान दोनों को मिला के इनका औसत किया गया है, तब मिला है क्या, 35.5। औसत हो सकता है वो दशमलव में, औसत हो सकता है दशमलव में, तो 35.2 35.5 वो औसत द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, वास्तव में प्रत्येक परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो हमेशा पूर्ण रहेगा। जैसे कार्बन 12 का अलग से निकालो, कार्बन 13 का अलग से, कार्बन 14 का अलग से निकालोगे तो सबका द्रव्यमान क्या रहेगा, पूर्ण रहेगा। जब तीनों का मिला के एक औसत निकालोगे, वो हो सकता है कि वो पूर्ण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दशमलव में भी आ सकता है। तो क्लोरीन का जो 35.5 है ऐसे ही मिला है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है आप, सबसे पहले रट लो कि औसत परमाणु द्रव्यमान, या समझ लें आप किसके लिए निकाला जाता है,
जो भी तत्व समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा उसी के लिए क्या निकाल सकते हैं आप, औसत परमाणु द्रव्यमान। इसकी परिभाषा क्या होता है ये तो मैं इसे समझाया, यहाँ लिखा रहा हूँ परिभाषा इसकी, यहाँ लिखिएगा, ये समझाया हूँ मैं आपको, इसको कहीं नोट में लिख लीजिएगा बात अलग है, लेकिन इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे इसकी औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं के द्रव्यमानों का, परमाणुओं के द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान होता है। औसत जितने भी समस्थानिक पाए जाएंगे सभी के द्रव्यमानों का क्या होगा, औसत, वही होता है औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान होता है जिसकी गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जा सकती है। निम्न सूत्र के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप नीचे, सूत्र क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, या मैं M1 लिख रहा हूँ, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डॉट 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 MnXn कह सकते हैं, MnXn, ऐसे मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, ठीक है। या इसके लिए क्या कह सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं आप M1x1 M2x2 x ऐसा लिखिए सही से, x1 x2 x3 xn, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डॉट 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 MnXn MnXn बटा 100। आपके बुक में, ठीक है, आपके बुक में ये दिया है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इस सूत्र को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, पहले आप ये समझे मेरी बात को, समझे आप, जिसे कोई भी समस्थानिक दिया है कि बोले कि इसके दो समस्थानिक हैं, लेकिन जो समस्थानिक होते हैं ना वो क्या होते हैं कि कोई तत्व, मान लीजिए हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जा रहा है वायुमंडल में, वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जा रहा है, और कोई भी तत्व
इस वायुमंडल में कह सकते हैं कुल मिला के 100% पाया जाता है, या भूपर्पटी, वायुमंडल मत कहे आप लोग, पृथ्वी की भूपर्पटी में 100% पाया जा सकता है, 100%, उससे अधिक नहीं, 100% हो सकता है। उसकी जो है परसेंटेज उपलब्धता भूपर्पटी पर, पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के अंदर कह सकते हैं, वो 100 हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई तत्व अपने समस्थानिक के रूप में पाया जा रहा है, जैसे कार्बन है, कार्बन 12 के रूप में हो रहा है, कार्बन 13 के रूप में, कार्बन 14 के रूप में, वो सब कार्बन ही है, वो सब क्या है, कार्बन ही है, बस उनका द्रव्यमान थोड़ा सा बदल गया। तो समस्थानिक उसे ही कहते हैं कि जब कोई एक ही तत्व हो और उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न आ जाए, उसे क्या बोल देंगे, समस्थानिक, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन हाँ, जो तत्व नहीं होता है उसका परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता, परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलेगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, वो द्रव्यमान बदल रहा है, लेकिन जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वहाँ भी 1, वहाँ भी 1, और हाँ, ऐसे कार्बन का 12, कार्बन का 13, कार्बन का 14 हो रहा है, तो द्रव्यमान बदल रहा है, लेकिन क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसे समस्थानिक कहा जाता है कि जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग। लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है, मैं इसका और बेहतर परिभाषा, मॉडर्न परिभाषा आपको दिखाऊंगा, फिर आज जानते रहिए आप, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई भी तत्व है समस्थानिक के रूप में पाया जा रहा है, तो वो कितना, मतलब जैसे 12, 13, 14 कुल मिला के, कार्बन का 12, कार्बन का 13, कार्बन का 14, ये मिला के, कुल मिला के जो है पृथ्वी पर 100% हो सकते हैं। ये पृथ्वी पर कितने हो सकते हैं, 100%, इससे ज्यादा नहीं। तो जो यहाँ x1, x2, x3 नहीं लिखा आपने, x1, x2, x3 लिखा है, वो दिखा रहे हैं कि कोई समस्थानिक किसी तत्व का कोई समस्थानिक कितना परसेंट पाया जा रहा है, किसी तत्व का कोई समस्थानिक कितना परसेंट पाया जा रहा है। और m1, m2, m3 क्या है, ये है तत्व के परमाणु द्रव्यमान। जैसे क्लोरीन का 35, क्लोरीन का 37 है, क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन का 37 है, तो एक को m1 मान लो, एक को क्या मान लो, जब भाई एक ही है तो m मानोगे, लेकिन जब 2 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, m1 m2 कर दो, 3 हो जाएंगे m1 m2 m3 कर देंगे आप। तो m1 m2 m3 क्या है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है। और x1 x2 x3 क्या है, कि वो कितना परसेंट पाया जा रहा है, कितना परसेंट पाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn है, अब बटा ये है। तो x1 x2 x3 ये सब क्या है, ये सब है कि परसेंटेज कितना है इनका, और मैंने आपको लिखाया है कि परसेंटेज कितना हो सकता है, 100। तो आप ये लिखा करो, ये वाला फार्मूला, ये कुल मिला के 100 हो सकते हैं। अब इनके यहाँ तो परसेंटेज से गुणा करना पड़ेगा, बात अलग, लेकिन ये दिखा रहा है कितना परसेंट कुल मिलाकर है, नीचे वाला पोर्शन कि कुल मिला के कितना परसेंट है। तो कोई भी तत्व अपने समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा तो उसके कुल समस्थानिकों का परसेंटेज कह सकते हैं ना, प्रतिशत उपलब्धता कितनी रहेगी, 100 रहेगी। कितना लिखे फटाफट, जहां का ना लिखा का नीचे छोड़ दो, जहां m1 m2 m3 mn है, ये क्या है, विभिन्न तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के, हाँ कितना लिख लीजिए बस, क्वेश्चन कल मैं चालू कराऊंगा। तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु, चलिए इसी के बेस में एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दूंगा, घर से लगा के आइएगा। और x1 x2 x3
व एक्सएन, ये सब क्या है? समस्थानिकों के, तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता, क्यों कितना परसेंट है? तत्व की विभिन्न समस्थानिकों की, विभिन्न समस्थानिकों की, स्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता, कितना परसेंट वो पाया जा रहा है? ठीक है, क्या होगा? बस यही प्रश्न लिख देने, बस यहाँ आएगा कि नहीं देखो। चलिए एक प्रश्न लिख दे रहा हूँ यही में। क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 की का लगा का हो की प्रतिशत, देखा उपलब्धता, प्रतिशत उपलब्धता क्रमशः 75% व 25% है। दो समस्थानिक के परसेंटेज दिया है और पूछा जा रहा है इनके औसत परमाणु, या क्लोरीन लिखो, क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की, औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें, ये प्रश्न आप घर से सॉल्व करके आइए, ठीक। इसके बाद कल मैं जो है इस पे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसको पढ़ाने के बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मोल, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। आज के लिए इतना है।